नहीं, आपने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान चलाया था अभी, तो सुनने को बताया राजी था नहीं उसके है। बारे में। अब वो ठीक है, उनकी जैसी परिस्थिति है उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन ये देखिए, सीधी सीधी समझ में आने वाली बात है। संविधान सभा में इसको सर्वसम्मति से पास किया गया था, आखिरी दिनों में हुआ था, ये गाया भी गया था। अभी मैं रेफरेंस ढूंढ रहा था, मौका मिल गया आपके इस कार्यक्रम में, थोड़ा मुझे आपने बाद में बुलाया। इसे दोनों गाए गए थे, जनगण मन गाया था सुचेता कृपलानी ने, और ये दोनों छंद गाए थे लक्ष्मीकांत मैत्रा ने। तो ये इसके साथ वो सभा समाप्त हुई थी। तो ये हमारी स्वीकृति थी, एक सामाजिक स्वीकृति थी। राष्ट्रीय आंदोलन की भी एक सामाजिक स्वीकृति थी कि हमें जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनमें विविधता है, उनके अपने इश्यूज को ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे सबको मिला जुला के हमें आगे चलना है। अभी जो राजनीति हो रही है पिछले 20-25 सालों में खासकर, और 11 साल से सत्ता में जो है ये राजनीति, और इस तरह की राजनीति दुनिया भर में जो हो रही है वो उसका एक सरल कायदों पे जाती है, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हो गए हैं दुनिया भर के सामने, हमारे ही नहीं। मार्को रूबियो आके वहां यूरोप में कह रहे हैं कि साहब हमने 45 में जो ये स्वीकार कर लिया था यूएन वगैरह जिसमें बना, ये सब गलती की थी, हमें साम्राज्य बनाए रखना था। उसी तरह की दक्षिणपंथी बातें हर जगह हो रही, जिसमें एक छोटे हिस्से को समाज के हम निशाना बनाते हैं राजनीतिक रूप से। जैसे हमारे देश के संदर्भ में 14.5% के आसपास लास्ट सेंसस में मुस्लिम आबादी है, और 80% के आसपास हिंदू आबादी है। तो ये बहुत सरल है कि अगर हम मुस्लिम प्रतीकों पर, जिन चीजों को हम जानते हैं, हिस्ट्री है हमारी, कि जिन पे आप विवाद खड़ा कर सकते हैं, हाँ। अगर हम उनको चुनाव दर चुनाव, जैसे वो बिल्कुल ठीक कहा गया कि बंगाल में चुनाव है, तो हमें वंदे मातरम पे इसको गर्म करना है मामले को, और जो वहां के बेसिक इश्यूज हैं बंगाल के नहीं, लेकिन डेवलपमेंट, अगर देश फैक्ट के ये है डेवलपमेंट। शीतल जी, फैक्ट ये है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल की भूमि से आते हैं, उन्होंने खुद दरअसल डिसोसिएट किया रेस्ट ऑफ द स्टैंजा से। उन्होंने तो खुद डिसोसिएट किया। इसीलिए किया कि गुरुदेव को इस देश में प्रधानमंत्री पद की लड़ाई नहीं लड़नी थी, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलानी थी। वो सब लोग इस देश को कैसे बनाया जाए ये सोच रहे थे। तो सारे लोग जो देश में रहने वाले थे, जो आजादी की लड़ाई, ये जो लड़ाई जो इस किताब की जो बात है, ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। 1760 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला। सन्यासी विद्रोह में फकीर भी शामिल थे, हमारे सन्यासी भी शामिल थे। उपन्यास लिखते समय शुरू में जो उपन्यास के दो रूप हैं आप जानती हैं, 82 में एक आया, 85 में दूसरा आया। 82 में जो लिखा गया वो सचमुच में हमारी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन चूंकि अंग्रेजी सरकार से उसे मिला जुला के रहना था, उसमें फिर बदलाव किया गया, एडिटिंग की गई, और 85 में हमने फिर उसे एक तरह से आप कहें कि सिर्फ हिंदू उसमें रख दिया, और ये फकीरों वाली बात को हमने कम कर दिया। और जो नहीं, ब्रिटिश बाद में आलोचना थी सर, उसको बाद भी में कम वो कर दिया। सारी चीजें रेक्टिफाई हुई 1937 में, इन प्रेजेंस ऑफ सो मेनी स्टालवर्ड्स जिनका मैं Correct. जिक्र कर रही हूँ। भाई, हमने रेक्टिफाई किया 1937 में, और फिर हमने आजाद भारत में भी, संविधान सभा में भी हमने इस रेक्टिफाइड वर्जन पर मुहर लगा दी। हाँ, वही तो हम मैं आपको दरअसल उस reference संविधान बता रहा को, हूं। हम उस संविधान को दरकिनार करने की भी एक लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम संविधान की तो बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो है पुलिस चीफ को बुलाता है, होम सेक्रेटरी को बुलाता है, पूछता है 17,000 लोगों के पैर में आपने गोली मार दी, किस कानून के तहत मार दी? तो ये संविधान के पालन हम बहुत चीजों में नहीं कर रहे हैं। और इनमें से एक चीज अब ये भी है, चूंकि इन सब चीजों से हमें राजनीतिक फायदे मिलते हैं, चुनाव में हमारी जीत हार होती है, तो हम उन शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं लगातार। हम इश्यूज तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हो गए हैं देश में। हमारे पास साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, नॉर्मल लाइफ के लिए जो बहुत बेसिक जरूरी चीजें हैं उनकी समस्या है। लेकिन हम उनकी जगह और ये 150 साल बाद लड़ रहे हैं हम वंदे मातरम पर कि 3 मिनट 10 सेकंड का गाएंगे या सिर्फ 2 अंतरे गाएंगे। 150 साल पहले तो जरूरत थी कि हम लड़े तो वो सत्ता में रह सकते थे अंग्रेज, लेकिन आज 150 साल बाद अगर हम वही कर रहे हैं तो जो अंग्रेज करते थे वही कर रहे हैं ना। अगर हमने कोई सीख नहीं ली और वही शॉर्टकट्स अपना रहे हैं जिसमें डिवीजन है सोसाइटी में, जब एकता की जरूरत है, तो ये तो कोई सामान्य समझ में आने वाली बात है कि राजनीतिक सफलता के लिए हम गलत चीजों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीधे सीधे साफ समझ में आना, इसमें कोई बहुत अकल लगाने की जरूरत नहीं, साफ है कि इससे सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जाता है। नहीं, लेकिन राजनीतिक लाभ में शीतल जी एक और क्लैरिटी दीजिए। मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, भाई जिस लकीर से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, क्या उस लकीर पर आगे बढ़कर बंगाल फतेह की
प्लानिंग या बंगाल फतेह का ख्वाब देखा जा सकता है, जैसे आसिम वकार कह रहे हैं? ये भी उतना ही क्यों नहीं देखा जा सकता? सकता? नहीं, क्यों नहीं देखा जा सकता? 39% वोट बीजेपी को लोकसभा में मिला है। हाँ, बीजेपी को जाहिर है माइनॉरिटी के लोग वहां वोट नहीं देते या कहीं भी नहीं देते हैं, अगर है तो बहुत छोटा हिस्सा दे पाता है। तो जो 68-69% हिंदू है, उसमें 39% उनको मिल रहा है। अगर थोड़ा सा और इसमें ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बढ़ता है तो बीजेपी की चुनावी जीत भी हो सकती है, क्यों नहीं हो वो सकती? और टीएमसी उस माइनॉरिटी बात भी को डिवीजन हो मुद्दा जाए। बना, टीएमसी ने तो खुलकर कह दिया ना जी, भाई, टीएमसी भी तो इस बात को प्रोजेक्ट करते दिखाई दे रही है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस लाइन पर थे ही नहीं जो बीजेपी की लाइन है। ऑब्वियसली कहा ये ऐसे मुद्दे इसीलिए लाए जाते हैं कि जब इनका रिएक्शन पैदा होता है उससे भी लाभ होता है। लेकिन अब वहां अब टीएमसी को कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसे अपना एक स्टैंड तो इस पे लेना ही पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन क्या है? या किसी भी, जैसे किसी भी आप इसमें पैनल में भी कोई किसी से आप पूछेंगे तो राजनीतिक कारकों के हिसाब से उसे बोलना ही पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ या और ना, उसमें कई तो बार दोनों चीजें फायदा करती हैं दोनों सांप्रदायिकता चीजें को। अब